अगर आपको केवल लिख के छोड़ने की बात होती तो फिर तो बात ही अलग थी। और हो जाएगा, टेंशन मत लो। बी ऑप्टिमिस्ट। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, गुड इवनिंग। चलो, कहां तक पहुंचे? ओके, तो नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इन पोली एटमिक स्पेशीज। पहला जो केस पढ़े थे बेटा हम, एमओटी वाला, तो ध्यान रखेंगे एक बात, डाई एटमिक स्पीशीज में आपको जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा आप एमओटी यूज करेंगे। आपको इनमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। अब उसमें एक स्पीशीज होती है डाइएटमिक और एक होती है पॉलीएटमिक, यानी दोनों तरह की स्पीशीज कंबाइन कर दी जाती है। फिर आपसे पूछते हैं बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो अगर डाइएटमिक है तो एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और पॉलीएटमिक है तो हम नया तरीका सीख रहे हैं पॉलीएटमिक का केस। फिर दोनों के बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएंगे हमें और फिर हम उन्हें कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट केस है बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटमिक स्पीशीज, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। वही ऑर्गेनिक वाले, लिखने की स्पीड बना लेना।
सुनिए आगे, बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, यानी अब हम यूज करने वाले रेजोनेंस। रेजोनेंस पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या फॉर्मूला? टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज ऑन साइड एटम ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड एटम ऑक्सीजन। अब इस फॉर्मल चार्ज को एवरेज फॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए CO3-2 को, ये यहां जाएगा तो ये उठ के यहां जाएगा, इसका मतलब इस वाले पे आ गया डबल बॉन्ड और इस पे आ गया माइनस चार्ज। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड लिखा है मैं इसको भी ब्लू से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो आप, ब्लू कलर वाला ना। अब ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। अब फाइनली ये उठ के यहां जाएगा तो ये उठ के यहां आएगा, और ये वाले पे नेगेटिव ऑलरेडी था, ये वाले पे डबल बॉन्ड आ गया O, और ये वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक पिक्चर समझ में आई? अब देखिए भाई, ये पाई बॉन्ड पहले यहां था, अब पाई बॉन्ड यहां पर है, अब पाई बॉन्ड यहां पर है। क्या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ? और पाई इलेक्ट्रॉन के इसी डीलोकलाइजेशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब ये बॉन्ड पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, इसका मतलब ये बॉन्ड ने कितना चक्कर काटा? 3। यानी ये बॉन्ड 3 रोटेशन शो कर रहा है और अलग अलग जगह। इसीलिए जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या हुए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के अब 3 टुकड़े होने वाले हैं। मतलब फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा उस स्ट्रक्चर में एक बार यहां गया, एक टुकड़ा यहां छोड़ा, एक टुकड़ा यहां छोड़ा और एक टुकड़ा यहां छोड़ा। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड के कितने टुकड़े होंगे? 3। अब 3 टुकड़े हुए तो आप देखिए ये डॉटेड बॉन्ड क्या है? ये पाई बॉन्ड ही तो है। तो अब यहां पर जो ये ब्लैक वाला बॉन्ड है ये तो है सिग्मा, और ये ब्लू वाला बॉन्ड है ये है पाई। तो बताइए ब्लैक वाला बॉन्ड टूटा क्या कुछ? ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। पर ये पाई वाला 3 चक्कर काटा और उसके बाद इसका टुकड़ा हो गया, और कितना टुकड़ा मिला एक को? 1/3। मतलब इस बॉन्ड में कितना आया? इसका 1/3 हिस्सा। इस बॉन्ड में कितना हिस्सा आया? 1/3। और इस बॉन्ड में कितना आया? 1/3। तो ये डॉटेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 1/3। कितनी है? 1/3। अब फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। तो टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देखो एक तो पाई पार्टिसिपेट किया और साथ में 3 सिग्मा ने सपोर्ट किया, तो टोटल बॉन्ड कितने पार्टिसिपेट किए? बेटा मैं समझा रहा हूं ना, तुम लिखने पे लगे हुए हो, एक दो जने तो अभी भी लिख रहे हो। लिखने के लिए दिया है टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत सारा मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो तुम? अभी तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स चलेगी। तो टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे? सिग्मा और पाई सारे गिनने होते हैं, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 3। तो कितना है बेटा बॉन्ड ऑर्डर? 1.33। दूसरी बात, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज देखो, साइड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? चार्ज को दो थोड़ी बोलते हैं बेटा, चार्ज या तो प्लस होता है या माइनस होता है। तो ये हो गया -2, ये तो हुआ चार्ज। और साइड ऑक्सीजन कितने टोटल? ये -2/3, ये हमें चार्ज मिल गया। इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर और ये चार्ज मिला। पर ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि आप ये जो फॉर्मूला यूज किया है और इससे आपने ये चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज या बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया है, ये फॉर्मूला आप भूल जाए। नहीं हो सकता कैसा? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो मतलब क्वेश्चन तो सोल्व होना चाहिए ना। तो अब बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए भाई, मुझे फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। इस स्ट्रक्चर को देख के सारा खेल समझ में आ जाएगा। ब्लैक वाला बॉन्ड, ये भी बॉन्ड एक जैसा, ये भी बॉन्ड एक जैसा और ये भी बॉन्ड एक जैसा, और आपको पता है रेजोनेंस में सारे बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है CO3-2 में, तो ऑब्वियसली CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सब में सेम होगा। तो अभी CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? इस CO बॉन्ड की। इस CO में डार्क वाला बॉन्ड कितना है? पूरा है या टूटा है? इसका मतलब ये हो गया 1। और
ये डोटेड बॉन्ड कितना है? 1/3। कितना है? इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.33। यही तो आंसर है। इसका मतलब आपको केवल यही तो बॉन्ड ढूंढना है कि ये बॉन्ड कितना है। तो डार्क वाले का मतलब पूरा, और डॉटेड का मतलब पार्शियली बॉन्ड। और पार्शियली बॉन्ड किससे बना था? पाई के टुकड़े होने से। और अगर ये पाई 4 चक्कर काटा होता तो ये 1/4 होता बॉन्ड। ये पाई 2 चक्कर काटा होता तो ये बॉन्ड 1/2 होता। इसने कितना चक्कर काटा भाई? 3। इसीलिए इसको बॉन्ड को बोल रहे हैं 1/3, क्योंकि इसके 3 टुकड़े हुए हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर? अब ढूंढते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है भाई। तो साइड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। अब देखो ये चार्ज यहां दिख रहा है आपको, ये चार्ज अब यहां दिख रहा है, और ये चार्ज अब यहां दिख रहा है। तो जिस तरीके से बॉन्ड का रोटेशन हुआ था, क्या चार्ज का नहीं हुआ? तो जब बॉन्ड का रोटेशन हुआ, हमने बॉन्ड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब चार्ज का रोटेशन हुआ है, तो क्या चार्ज को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? अरे भाई, बॉन्ड का रोटेशन हुआ और हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या चार्ज का रोटेशन नहीं हुआ? इसका मतलब चार्ज को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चार्ज कितना है टोटल? -2। और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हर एक ऑक्सीजन को देना है। तो -2 चार्ज कितने ऑक्सीजन को दोगे? तो बताओ एक को कितना मिलेगा? माइनस -2/3। और यही तो था चार्ज। क्या हुआ? इसका मतलब जरूरी नहीं फॉर्मूला आपको याद हो, आप बिना फॉर्मूले के भी काम चला सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है, 4 मॉलिक्यूल दे देते हैं और आपसे पूछते हैं इन चारों मॉलिक्यूल में कि बताइए कौन हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा, या कौन लोवेस्ट शो करेगा, या किसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगा। ऐसे केस में एक प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के सोल्व करोगे तो एक स्ट्रक्चर को सोल्व करने में लगभग 30 सेकंड स्लो लगेंगे। तो 4 स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे बनाते हो, क्योंकि ऑप्शन तो 4 आएंगे, इसका मतलब लगभग 2 मिनट क्या। और आपको तो पता है अपना एग्जाम कितना टाइम देता है अपन को? 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 ऑप्शन होंगे तो ही ये भारी पड़ रहा है। सोचो 8 या 12 ऑप्शन हो गए तो क्या होगा? इसका मतलब क्वेश्चन छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा? तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करें? उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से रेजोनेंस बनाए तो 1 मिनट में तो किसी हालत में सॉल्व नहीं होगा। अब यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक। करना क्या है अब आपको? ये CO3-2 है, इसमें ये कितना बॉन्ड है? एक तो सिग्मा, सॉरी एक पाई और 3 सिग्मा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है आपको, तो सिग्मा प्लस पाई सारे जोड़ दो। कितने आए? 4। एक सिग्मा 3 पाई। अब बताइए इसमें साइट कितनी है? 3, जिस पे रोटेशन कर रहा है। अब साइट में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता तो एक ही सिग्मा है। अरे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा कितना होता है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा कितने होंगे? 3। या अगर आप इससे भी ना देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 साइड एटम है, और जितना साइड एटम उतना सिग्मा होता है। अब ये सिग्मा डबल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिग्मा तो एक ही होगा ना। तो 3 साइड एटम, 3 सिग्मा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो आपको अपने आप सोचने में आ जाएगा एक पाई है। तो इसका मतलब साइड एटम गिन लो, सिग्मा मिल जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाय सिग्मा। अब गिनना, सिग्मा प्लस पाई कितना हुआ, और साइड एटम कितने हैं? तो 4/3, यही तो आ रहा था। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। इसका मतलब पूरा सिग्मा पाई जोड़ के और डिवाइड बाय वापस सिग्मा कर दो, या आप चाहो तो 1 + पाई/सिग्मा हो जाएगा, एक ही बात है। एक और तरीका बताऊं? अरे भाई एक और तरीका बताऊं? मान लो आपसे बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकल रहा, और फॉर्मल चार्ज तो बहुत आसानी से निकाल लेते हो आप, क्योंकि फॉर्मल चार्ज में करना क्या है? -2 चार्ज, 3 ऑक्सीजन को बांट दो, एक को कितना मिला? -2/3। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज तो बहुत आसान है निकालना।
तो अगर फॉर्मल चार्ज निकाल पा रहे हो तो कुछ नहीं करना आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 2 प्लस फॉर्मल चार्ज कर दो। ये लो, फॉर्मल चार्ज कितना, -2/3, और ये कितना 2, तो 2 - 2/3 कितना आया? अरे 2 - 2/3 कितना आया? 4/3, ये मिल गया। तो अगर आप फॉर्मल चार्ज इजीली फाइंड आउट करते हो तो उससे बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाओ। आप चाहो तो सिग्मा पाई निकाल के बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाओ, आप चाहो तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाओ, जैसी आपकी मर्जी। अब इनमें से जो तरीका आपके लिए बेस्ट हो बस वो तरीका यूज करना। एक और बताऊं तरीका, चलो एक और सुनो। कार्बन का चार्ज ढूंढो कितना है। कार्बन का चार्ज ढूंढो। 0। अरे इस कार्बन का चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। अबे चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है। क्या आएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। मतलब ये बता रहा है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। साइड एटम कितने कार्बन के? तो 4/3। मर्जी है जो तरीका यूज करना, मैंने आपको कई सारे तरीके बता दिए हैं। मतलब आप बिना स्ट्रक्चर के भी काम चला सकते हो। तो फिर इस पे अप्लाई करते हैं। अरे इस पे अप्लाई करें, चलो इसको बिना स्ट्रक्चर बनाए सोल्व करेंगे। सबसे पहले सल्फर का चार्ज कितना? +6। कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड। साइड एटम कितने? यानी 6/4 1.5। और आप वैसे भी देख लो कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6। और साइड एटम यानी सिग्मा कितने? 4। तो 6/4 ही तो आ रहा है। फॉर्मल चार्ज देखो कितना चार्ज? -2। कितने ऑक्सीजन पे चक्कर काटेगा? 4। वो तो ऊपर देखते समझ में आ रहा है। इसका मतलब एक को कितना मिला? -1/2। और अगर आप चार्ज निकाल लेते हो तो 2 - 1/2 कितना आया? 1.5 ही तो आया। तो अगर आप फॉर्मल चार्ज किसी में दिख जाए कि यार इसका फॉर्मल चार्ज बच्चों का खेल है, तो फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर लो और 2 - फॉर्मल चार्ज करते बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाओगी। तो जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे सॉल्व करो। चलो अब इस पे बताओ। मैंने तो स्ट्रक्चर भी बना के बताया है इसलिए कि आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे कर सकते हो। चार्ज कितना है फॉस्फोरस पे? +5। यानी कितने बॉन्ड बने? 5। तो 5/4 यानी ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और चार्ज कितना है? -3। कितनों पे बांटोगे? तो -3/4। और 2 - 3/4 करोगे तो 5/4 आ जाएगा। चलो बेटा प्लस अगर यहां नहीं लिखूंगा, यहां मैं माइनस लिख दूंगा, तो ये भी माइनस साइन उठा के लाओगे ना, फिर आप उसे प्लस कर दोगे ना। अरे इसको उठा के लाओगे तो विद साइन ही लाओगे ना। तो विद साइन लाओगे तो आप यहाँ प्लस, अगर ये माइनस लिखता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। फिर तो आप जोड़ देते उसको। तो मैंने इसको प्लस किया है तो आप ये विद साइन लाओगे तो माइनस करोगे ना यहाँ पे। नेक्स्ट ClO4-, क्लोरीन का चार्ज कितना? +7। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 7/4। और फॉर्मल चार्ज कितना? -1/4। NO3- पे। अब यहां थोड़ा सा सुनना भाई, ये NO3- है। अच्छा इन चारों में कोई दिक्कत है क्या? अब इस NO3- पे ध्यान दो। NO3- देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है। ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अब रेजोनेंस शो करेगा तो बेटा ये उठ के यहां चला जाएगा, पर क्या इस बॉन्ड में रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख जाए, आप सबसे पहले उसे कोवलेंट में कन्वर्ट करोगे, फिर रेजोनेंस की बात करोगे। क्या बोला मैंने? जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख जाए और आपको रेजोनेंस करना हो तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप चार्ज गलत बताएंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार्ज बताएगा यहां पर। तो अब रेजोनेंस करना है तो इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कोवलेंट में। और जब भी आप इसे कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं, लिख लेना टॉप अप पे, कोऑर्डिनेट को जब भी कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं, डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है। कोऑर्डिनेट को जब भी कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं, डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है।
डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है। लिख लिया? जब भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं, डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है। लिख लिया? और वैसे मेरी सलाह मानो तो आप स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करोगे तो आपको 1% गलती नहीं होगी। अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे कहाँ गया एग्जाम्पल, ये रहा। यहाँ गड़बड़ी होती है, मतलब आप ये जो जितनी भी ट्रिक्स लगाते हो ना, सब फेल हो जाती है वहां पे। तो अपनी पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर। और अगर मान लो आप इसको दिमाग में रख लो तो बाकी में आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NO3 माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मुझे इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? कोवेलेंट में। और जब भी कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में करते हैं, डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना बॉन्ड है? 4। तो 4 डिवाइड बाय 3, ये तो आया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको चार्ज निकालना है तो ये चार्ज कितना बता रहा है बेटा अकेला? -1/3। पर रियलिटी में चार्ज कितना है? -2/3। तो ध्यान रखना, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले आपको और रेजोनेंस करना हो तो हमेशा कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर पे आना। देखो बेटा HCO2 माइनस, ये HCO2 माइनस। मान लीजिए आप अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाते तो पहला स्ट्रक्चर इससे बनाते HCO2 माइनस का। तो HCO2 अगर आप ऐसे लगाओगे तो यहां पर पहली चीज, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, पहली चीज। तो अगर आप इसको हटाओगे तो आपके पास ऑप्शन यही बचेगा HCO2, और ये लग गया इस पर चार्ज। दूसरी बात, क्या ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा? क्या ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड यानी रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब रेजोनेंस कहां होगा बेटा? इन दो के बीच में। और हमारी डेफिनेशन क्या है? टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इसका मतलब आपको कहीं भी दिख जाए कि इस जगह रेजोनेंस नहीं है, उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन मानना ही नहीं है। तो अब यहां दिख रहा है हमें, इसका मतलब इसको हटा के बात की जाएगी अब यहां पर। तो एक छोटी सी बात अगर आप याद रखो तो फिर आपको कहीं किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहां पर हम बात करें टोटल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो कितना बॉन्ड पार्टिसिपेट किया? 3/2। ये तो मिला इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो आप ध्यान रखेंगे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है आप उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। और फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा? -1/2। सेम ऐसे ओजोन को देखिए भाई, इस ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहा है, और मैंने बोला था जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उसे कोवलेंट में कन्वर्ट करोगे तभी रेजोनेंस हो पाएगा। तो इसका मतलब आप टॉपिक की रेजोनेंस पढ़ रहे हो, फाइंड आउट ही रेजोनेंस से करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब हम पहले कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डोनर पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये आराम से उठ के जा रहा है, फिर रेजोनेंस करवा रहा है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो टोटल बॉन्ड कितना है बेटा? 3। तो 3/2 ये आ गया। और चार्ज कितना है? -1, तो -12 आ गया। सेंटर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपकी देवी भी अपने व्यू रख रही है। देवी क्या बोल रही है? देवी बोल रही है कि एक फॉर्मूला है इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज। अब इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और आप जो अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे वो क्या है? एवरेज। मतलब आप ये तो निकाल रहे हो एवरेज, और अब निकाल रहे हो इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर पे बात कर रहे हैं हम, और एनसीईआरटी केवल पर्टिकुलर की बात करती है। पर मैंने एग्जाम में अभी तक जो देखा है वो फॉर्मल चार्ज एवरेज पूछा गया है। एनसीईआरटी ने इंडिविजुअल नहीं पूछा अभी तक, मतलब नीट ने नहीं पूछा। नीट किसको पूछता है? एवरेज को। पर ठीक है, आपकी देवी बोल रही तो देवी की भी बात मान लेते हैं, माननी पड़ेगी, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला दिया है देवी ने। अब हम एक काम करते हैं, पहले इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर है, और इस ओजोन के स्ट्रक्चर में आप देखिए भाई, सबसे पहले हम ओजोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ये देखिए इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ओजोन के हो गए, और 1 2 3 4, क्या इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए? एक मिनट, इधर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा।
इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज लिखा है उसके जस्ट बाद में। अच्छा नहीं आ रही, ठीक है। अब देखिए भाई, क्या इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं? वापस अब इस दूसरे वाले ऑक्सीजन को देखो, इसका 1 और 2 यहां आ चुका है, 1 और 2 यहां आ चुका है, और 1 और 2 यहां आ चुका है। बताइए क्या सेंटर वाले ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं? अब साइड वाले ऑक्सीजन पे आइए। बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसका मतलब ये इसको लोन पेयर दे रहा है। क्या इस ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है क्या? इसका मतलब इसके पास पूरा का पूरा लोन पेयर फ्री पड़ा हुआ है। क्या ऑक्सीजन के तीनों मतलब तीनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए हैं? ये समझ में आ गए कैसे लिखे? अब हम चलते हैं इस देवी के फॉर्मूले पे। देवी अब बता रही है कि फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है, पर अब दिक्कत यह है कि हमारे पास 3 अलग अलग ऑक्सीजन है भाई। तो पहले हमें ऑक्सीजन की मार्किंग करनी पड़ेगी, वरना हमें कैसे पता लगेगा हमने किस ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये वाले ऑक्सीजन को हमने मान लिया अल्फा, इस वाले को हमने मान लिया बीटा, ठीक है ना। इस वाले को क्या मान लिया? बीटा। और इस वाले ऑक्सीजन को मान लिया गामा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अल्फा पे, फिर कैलकुलेट करेंगे बीटा पे, और फिर कैलकुलेट करेंगे गामा पे। देखो अल्फा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है गिनना अल्फा पे। दिमागी कहां लगाते हो? हर एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है। अब लोन पेयर कितना है इसके पास? 2। और ये पूछ रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 - 4, हाफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 2। तो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। और हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब -½ × 4। कितना आया बेटा? 0। चलो दूसरे को देखते हैं। अब बीटा पे आओ, ये बीटा, इस बीटा में देखो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, इसका मतलब 6 - 2 -½ बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड इस साइड है और 1 इस साइड है, टोटल बॉन्ड कितने? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो ½ × 6, तो कितना आया बेटा? +1। कितना आया? +1। चलो अब किसी को डाउट? क्या? हाँ, जो तो बॉन्ड पेयर है, वो लोन पेयर थोड़ी है। काउंट तो कर रहे हैं ना अपन अभी, गामा पे तो अब चलेंगे ना। गामा को चालू होने से पहले ही बोल पूछ बैठे हैं। चलो गामा पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। लोन पे ढूंढो कितना है बेटा? 3। यानी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का कितना होगा? 6 -½ × अब आओ बॉन्ड पेयर पे, और बॉन्ड पेयर कितना है? 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो टोटल कितना आया? -1। तो ये -1, ये +1 और ये 0। ये बताया देवी ने फॉर्मूला। पर पता है कमाल की बात बोलूं, आप जैसे इसको कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑप्शन अपने आप सारा खेल बता रहे हैं। ये 0, ये +1, ये -1। तो देवी ने इतनी मेहनत करवाई है, वो कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में करते हैं, वैसे दिख जाता है अपन को। ठीक है, पर कोई नहीं, अब देवी ने कहा है तो सुननी तो पड़ेगी ना। चलो कोई बात नहीं। अब ये लेफ्ट साइड मिटाना है मुझे। अरे मिटा दू लेफ्ट वाला हिस्सा? मैं तो बस लिखने का काम फास्ट रखना, बस यहां तक का हिस्सा मिटाना है। लिख रहे हो तुम अभी इसका?
मिटा दूं? 2 और 3 मिटा दूं बस, केवल 2 और 3, 2 और 3। हाँ ठीक है, 4 5 भी मिटा दूं? 4 5 मिट जाएगा तो अपना काम ही हो जाएगा फिर तो सारा ही। फोर मिटा दो 5? सुनिए अब बस लास्ट यहीं तक पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ाना है क्या बोलो? तो बस यहीं तक सुन लो, फिर अपन फ्री होते हैं, फिर अपन फ्री होते हैं, बाकी फिर कवरिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, पहला केस है प्रोटोनेशन। इसके नाम से समझ में आ जाएगा, प्रोटोन, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन को ऐड करना, यानी कि प्रोटोनेशन। अब NH3 और H+ है, इन्हें कॉम्बिनेशन की बात करनी है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहचानने का सबसे इफेक्टिव और आसान तरीका है, जो कि आप टॉपअप पे लिखेंगे, लुईस एसिड और लुईस बेस जब भी कंबाइन होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या है? लुईस एसिड लुईस बेस जब भी कंबाइन होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो लुईस एसिड लुईस बेस ढूंढ लो। पहले केस पे आइए, NH3 और H+, NH4+ बना रहे हैं। अब आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है NH4+ और आपसे पूछा
ये बताइए इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियस पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो लुईस एसिड लुईस बेस है कि नहीं है। और देखिए 5 और 3 8, अरे अपन जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं ना, सीधा वही तरीका यूज कर लो। तो 5 और 3 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। आगे जाओगे डिवाइड बाय 2 तब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इसका मतलब 5 और 3 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर अवेलेबल है। इसका मतलब ये बन गया लुईस बेस। और H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस बन गया तो खाली डब्बा पड़ा है, यानी कि लुईस एसिड, यानी कंफर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखिए भाई ये NH3 और ये NH3 ने अपना लोन पेयर इस H प्लस को दिया और बन गया NH4 प्लस। इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3, लोन पेयर कितना है 1 और पिरामिडल है। अब देखो H प्लस एड करने के बाद अब क्या क्या चेंजेस हुए। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं इस पे सीधा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि बताइए अगर NH3 से NH4 प्लस या NH3 का प्रोटोनेशन हुआ तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो पहला स्टेटमेंट, हाइब्रिडेशन चेंज होगा। देखते हैं sp3, ये भी sp3 चेंज नहीं हुआ, मतलब स्टेटमेंट गलत साबित हो रहा है। दूसरा, लोन पेयर सेम रहेंगे, लोन पेयर 0 हो गया, स्टेटमेंट ये भी गलत हुआ। नंबर थर्ड, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, होगा ये पिरामिडल और ये टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। देखते हैं बॉन्ड एंगल बताओ, इधर से इधर जा रहे हो तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना, बढ़ेगा, अरे कम होगा ना, बढ़ेगा, क्यों, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। जब हाइब्रिडेशन सेम आते हैं तो लोन पेयर देखते हैं, और लोन पेयर जिसका कम उसका बॉन्ड एंगल, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, इसका मतलब इधर से इधर एरो में बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। पता नहीं कहां सोच रहे थे, फैक्टर फिक्स है बॉन्ड एंगल के। चलो नेक्स्ट H2O H प्लस। अब बताइए H2 और H प्लस की बात आ गई, H3O प्लस बनाना है, हमें पहले चेक करना है लुईस बेस है कि नहीं है। तो 6O2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर है कि नहीं है बेटा, इसका मतलब ये लुईस बेस है। अब इसको चेक करना है क्या ये लुईस एसिड होगा, बिल्कुल ये लुईस एसिड है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कंफर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए ये H2O और इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया और ये बन गया बेटा H3O प्लस। अब देखिए sp3 से कहां गया, sp3 में, मतलब हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आया, लोन पेयर 2 से 1 आ गया, और V या बेंड शेप से किसमें चेंज हुआ, पिरामिडल। अब बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, NH3 BF3 कंबाइन किए NH3 डॉट BF3 बना। और आपको कई बार क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि बताइए इनमें से किस केस में या किस कॉम्बिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और एक ऑप्शन में NH3 डॉट BF3 लिखा हुआ है। मतलब इस डॉट को पहचानना है, इस डॉट का मतलब क्या है, जुड़े किससे हैं। तो अब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढना है, और मैंने आपको क्या बताया, लुईस एसिड लुईस बेस ढूंढ लो। 5 और 3 8 यानी कि लुईस बेस, 3 और 3 6 मतलब लुईस एसिड, तो इसका मतलब कंफर्म बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो आप देखिए ये NH3 ये BF3 और इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और ये आ गया NH3 डॉट BF3। अब इस NH3 डॉट BF3 में बॉन्ड जो बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन जहां लिखाई थी वहां आपको क्लियर किया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है। मैंने आपको मेंशन किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, और आप चाहें तो ऑक्टेट रूल में मैंने 3 डेफिनेशन लिखाई थी, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट की। आप चाहें तो वहां जाके एक बार चेक कर लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन पे जाइए ऑक्टेट रूल में। तो जिन्हें याद है उन्हें तो देखने की जरूरत नहीं है, जिन्हें नहीं याद है एक बार चेक कर लो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लिखा हुआ है।
अरे ऑनलाइन वालों लिखा है क्या? मिल गया? इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि आप जैसी इज्जत कोवलेंट बॉन्ड को देते हैं वैसी कोऑर्डिनेट को भी दोगे। अगर आप कोवलेंट को सिग्मा मानते हो तो कोऑर्डिनेट को भी सिग्मा मानोगे, कोवलेंट को डायरेक्शनल मानते हो तो कोऑर्डिनेट को भी डायरेक्शनल मानोगे, यानी लगभग वही प्रॉपर्टी हुई इसके अंदर। तो अब यहां पर देखिए भाई, ये sp3, ये sp2, और ये था पिरामिडल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो आपस में जुड़ने के बाद अब क्या चेंजेस हुआ, sp3 से कहां गया, sp3 पे ये है, और पिरामिडल से टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट sp2 से कहां गया, sp3, और ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल। अब आपसे बॉन्डिंग एंगल पूछा गया है, तो n से n में क्या चेंज हुआ और b से b में क्या चेंज हुआ। तो बताइए n से n में बॉन्डिंग एंगल बढ़ा कि कम होगा, बढ़ा, और b से b में बॉन्डिंग एंगल कंफर्म, क्योंकि ये sp2 से कहां चला गया, sp3, यानी 120 से कहां चला गया, 109 वाले पे। इसका मतलब इसका बॉन्डिंग एंगल कम हो रहा है। ठीक है भाई, ये एरो में हटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि इस एरो के चक्कर में पता लगे तुम उस एरो को ध्यान दे दो। अच्छा भाई, यहां तक कोई दिक्कत, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं समझ में आ गए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार स्ट्रक्चर बनाए तो देखें, हम बिना स्ट्रक्चर के भी चेक कर सकते हैं। लुईस एसिड लुईस बेस तो चेक करना है। देखो आप 5 और ये होता है R, तो R3 यानी कि 5 और 3 8, यानी ये होगा लुईस बेस, और 3 और 3 6, मतलब ये होगा लुईस एसिड। कंफर्म ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आपको एक क्वेश्चन और मिला भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4 मॉलिक्यूल दिए हुए, और क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इनमें से किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्या पूछा, इनमें से किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एक तो कोई और है और 3 ही है। अब आपका दिमाग इसलिए घूमेगा, ये तो बिल्कुल अजीब सा खेल है कि नहीं है, अजीब सा खेल। और जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल अजीब से दिख जाए, बिल्कुल अजीब से, तो एक बहुत आसान सा तरीका है, वो यूज किया करो। अब ये बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है, पर इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपके लिए नोन हो उसे यूज करो। इसका कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए जिसे आप जानते हो। कौन सा, बिल्कुल PH3। आपने एक टुकड़ा तो तोड़ दिया इसका, अब बचा हुआ टुकड़ा लाओ। क्या बचा, PH3 +2 हो गया ना। इसका मतलब आप कैसा भी अजीब सा फॉर्मूला मिले टेंशन नहीं लेना, उसको बिल्कुल उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो जो आप जानते हो। आपको अपने आप 2 टुकड़े दिख गए। अब आपको करना क्या है, इनको चेक करना है ये लुईस एसिड लुईस बेस है कि नहीं है। अगर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। अब आप देखिए 5 और 3 8, मतलब ये लुईस बेस है। 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब ये लुईस एसिड है। कंफर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर। और स्ट्रक्चर बनाना है बहुत आसान है, PS3 का स्ट्रक्चर क्या है, P के साथ 3 H जोड़ दो, तो इधर भी PS3 उधर भी PS3। करना क्या है, ये वाला खाली डब्बा लेके बैठा है, मतलब लोन पेयर है नहीं इसके पास, एक के पास लोन पेयर है, बस लोन पेयर लगा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो, ये बन गया स्ट्रक्चर भी। अब देखो P2H5, तोड़ो इसको, PS3 प्लस PH2 प्लस। अब आप देखिए 5 और 3 8, मतलब लुईस बेस है, और 5 और 2 7, 7 में से बन गया 6, लुईस एसिड है, मतलब कंफर्म इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे N2H5 पे आओ, बोलो NH3 प्लस NH2 प्लस। तो अब यहां पर 5 और 3 8, मतलब बेटा ये लुईस बेस है, और 5 और 2 7, 7 में से बन गया 6, मतलब इसमें भी कंफर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब सबसे आसान तरीका है ये, कैसा भी मॉलिक्यूल आ जाए। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं। क्या पूछा, NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो अब NH4 प्लस हो सकता है आपके लिए अजीब हो, पर
मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो, NH3 प्लस H प्लस। अब चेक करो लुईस एसिड लुईस बेस है कि नहीं है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। समझ गए बात? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है ऑनलाइन वालों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस के नाम पे जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो समझा नहीं? हाँ। अरे भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो लुईस बेस, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो लुईस एसिड। NH3 की बात करते हैं, आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है ना, तो आप देखो NH3 5 और 3 8 बोल दिया। अब 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 sp3 होगा। अब आपको ये इतने तक नहीं जाना है, आप केवल इतना सा गिनो 5 और 3 8, 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब नंबर 7 पे आओ। नंबर 7 में NH2 प्लस, तो 5 और 2 7, और प्लस का मतलब एक कम करना है, तो ये हो जाएगा 6 यानी कि लुईस एसिड। चलो ठीक है, लॉग आउट कर दूं या लिख रहे हो ऑनलाइन वालों? चलो ठीक है, फिर लॉग आउट करते हैं, मिलते हैं फिर। ओके गुड नाइट। अच्छा लिख रहे हैं अभी, चलो लिखो, 2-5 मिनट बाद बंद करेंगे फिर। ठीक है भाई, चलो मस्त। अच्छा तुम्हारे, तुम मस्त क्या, कल तो तुम्हारे टेस्ट है।